गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा फ्रेया क्रेटोस के खून की प्यासी हो जाती है। अट्रियस को क्रेटोस की मौत की भविष्यवाणी देखने को मिलती है। फ्रेया क्रेटोस को माफ कर देती है। अट्रियस सबसे भाग करके एसगार्ड चला जाता है। एसगार्ड में अट्रियस ओडिन के लिए कुछ मास्क के पीसेस ढूंढता है। अट्रियस वापस आकर के सबको बताता है कि उसने अनजाने में गार्म को आजाद करा दिया। क्रेटोस और अट्रियस गार्म को काबू में करके उसके अंदर फेनरियर की आत्मा डाल देते हैं। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस फ्रेया की मदद करने के लिए वेनाहाइम आते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि फ्रेयर को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन्हें एक बात और पता लगती है कि किसी ने आसमान में चांद के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। कई दिनों से वहाँ रात नहीं हो रही है। अब आगे यहाँ क्रेटोस और अट्रियस जैसे ही स्कॉल एंड हार्टी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन दो भेड़ियों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें चांद दिखता है। जी हाँ, चांद एक छोटी सी जगह में। किसी ने उस चांद को बहुत छोटा करके यहाँ रख दिया था, लेकिन आखिर ऐसा कौन कर सकता है? क्रेटोस और अट्रियस उस चांद को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि वो उसे वापस आसमान में भेज सके। लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ से उसे चोरी करके भागने लगते हैं। क्रेटोस और अट्रियस उनका पीछा करते हैं और उन्हें ठिकाने लगा करके उस चांद तक पहुंच जाते हैं। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस फाइनली उसको पा लेते हैं। तब अट्रियस को हेमडाल के ऊपर शक होता है कि शायद हो सकता है उसने ये काम किया हो, क्योंकि जिस चीज में वो चांद रखा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। तब यहाँ पे अट्रियस सोचता है कि ये हेलाइम जितनी ठंडी है, और उसे तब ये भी याद आ जाता है कि हेमडाल जो था कुछ देर के लिए थ्रूड और अट्रियस को छोड़ करके वहां से चला गया था, तो हो सकता है हेमडाल ने करतूत की हो। अब यहाँ पे क्रेटोस और अट्रियस चांद को उन दो भेड़ियों के पास ले जाते हैं, यानी कि स्कॉल एंड हार्टी के पास, और यहाँ उस चांद को आजाद करा के आसमान में भेज देते हैं। और तब अट्रियस उनमें से एक भेड़िए को ऑर्डर देता है रात करने के लिए। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि प्रोफेसी में लिखा हुआ था कि जो दो भेड़िए हैं वो सूरज और चांद का पीछा करेंगे रैग्नारोक के आने से पहले। तो हाँ, कहीं ना कहीं क्रेटोस और अट्रियस ना चाहते हुए भी रैग्नारोक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। If I do this, Fate only binds you if you let it. Do what is necessary, not because it is written. Elsa! लेकिन यहाँ वो दोनों भेड़ियों के पास क्रेटोस के लिए एक तोहफा था। अब वो क्रेटोस के मन चाहे टाइम पे दिन और रात कर सकते थे। मतलब अब इन 9 दुनियाओं में कब सूरज उगेगा और कब सूरज डूबेगा, ये चीज क्रेटोस के हाथ में थी। आगे चल के क्रेटोस और अट्रियस की मुलाकात फ्रेया से होती है। तब फ्रेया क्रेटोस से कहती है कि मुझे अपने भाई की लोकेशन पता लग चुकी है, आओ उसे वहां से जाकर के आजाद कराएं। तब फ्रेया और क्रेटोस आगे बढ़ते हैं फ्रेयर को आजाद कराने के लिए। तभी रास्ते में हेमडाल क्रेटोस और फ्रेया पे हमला कर देता है। यहाँ क्रेटोस और फ्रेया जैसे ही हेमडाल से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तभी क्रेटोस को एक धमाका दिखता है और वो फ्रेया को कहता है कि तुम्हारी कहीं और जरूरत है, तुम यहाँ से जाओ। फ्रेया यहाँ क्रेटोस से कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम दोनों को मालूम है कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला है, तो इसे मार के जल्दी आना। और यहाँ अब क्रेटोस हेमडाल से लड़ने के लिए तैयार होता है। और जैसा कि ब्रॉक ने बोला था क्रेटोस के बारे में कि वो इस भाले की मदद से हेमडाल को इतना कुछ दिखा सकता है कि उसे समझ में ही नहीं आएगा कि क्रेटोस आखिर अगली चाल क्या चलने वाला है, लेकिन फिर भी हेमडाल क्रेटोस की चालों का अंदाजा लगा पा रहा था। समहाउ वो फिर भी जान पा रहा था, लेकिन क्रेटोस इस पावर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करता है और हेमडाल को
एक जगह रोक देता है, उसके हाथ को तोड़ देता है और यहाँ वो हेमडाल को जिंदा छोड़ना चाहता था। वो कहता है कि इस चीज को यहीं भूल जा और तू जी सकता है, लेकिन हेमडाल को शायद अपनी जिंदगी से प्यार नहीं था। यहाँ हेमडाल क्रेटोस से कह देता है कि तू अपने बेटे को बचाना चाहता है, अब तो मैं जरूर उसका शिकार करूंगा। What is going on in that empty little head? Oh, no, 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 no. You are going to spare me out of pity! Let it go, you may live. Is this about the little runt? Oh, now I am definitely going to gut him. This is your final warning. I don't think a warning's going to cut it. You think you get to just walk away? No. That is not how this works. You do not get to decide my fate! लेकिन शायद अगर उसे क्रेटोस का पास्ट पता होता तो वो कभी भी क्रेटोस की फैमिली के बारे में धमकी देने की तो कम से कम नहीं सोचता, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। This isn't who you want to be! यहाँ हेमडाल को मारने के बाद क्रेटोस हेमडाल से गैलोहॉर्न भी ले लेता है। अब तुम लोगों के लिए बता दूं ये गैलोहॉर्न है क्या। इसे तुम युद्ध का जो है एक बिगुल समझ सकते हो, जो कि एक आम बिगुल नहीं है, एक आम हॉर्न नहीं है। इस हॉर्न की आवाज पूरी की पूरी 9 दुनियाओं में सुनाई देगी जब इसे बजाया जाएगा, और ये संकेत होगा सभी दुनियाओं के योद्धाओं के लिए कि जो भी आना चाहे आ सकता है, रैग्नारोक शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्रेटोस गैलोहॉर्न को हेमडाल से छीन लेता है और आगे बढ़ता है। यहाँ क्रेटोस फाइनली फ्रेयर को जाकर के ढूंढ लेता है और उसे पीठ पे बैठा लेता है और वहां से निकलने लगता है। तब हमें पता लगता है कि अगर क्रेटोस अंधा होकर के किसी लक्ष्य की तरफ भाग रहा हो तो उसे रोकना कितना मुश्किल हो सकता है। Archers ahead! Seriously? Nice job, by the way. Hey, I'm a Trey. You okay? Hi! No! Just hold on. Alright. We gotta be close, right? On your right! Keep going! We're almost at the river! How about Earl?
अब यहाँ क्रेटोस, फ्रेया, अट्रियस, फ्रेयर सबके सब वापस घर लौटते हैं। तब क्रेटोस सबके सामने गैलोहॉर्न रख देता है और उसे देखते ही सब समझ जाते हैं कि क्रेटोस ने हेमडाल को मार डाला है। तब यहाँ पे टियर क्रेटोस से कहता है कि तुमने हेमडाल को मार करके बहुत बड़ी जंग की शुरुआत कर दी है, अब इसे रोका नहीं जा सकता। अट्रियस कहता है नहीं, अभी भी इसे रोका जा सकता है, क्योंकि ओडिन को किसी की मौत से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मास्क है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर मैं एसगार्ड वापस जा सकूं तो मैं उसका ध्यान कुछ देर के लिए भटका सकता हूं, जिसकी वजह से हम थोड़ा तैयार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्रेटोस इस बात से राजी नहीं होता। तभी मिमिर भी अट्रियस की साइड लेता है और क्रेटोस को समझाता है कि अभी हेमडाल की मौत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि उसे किसने मारा, तो जब तक वो लोग इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे अट्रियस हमारे लिए वहाँ थोड़ा सा टाइम दिला सकता है, ओडिन के ध्यान को बटा सकता है। यहाँ क्रेटोस भी तैयार हो जाता है अट्रियस को भेजने के लिए और यहाँ अट्रियस आगे निकल पड़ता है एसगार्ड की तरफ। तभी सेंड्री अट्रियस को रोक लेता है और कहता है कि ऐसे तू यहाँ से नहीं जा सकता, तेरी जान को वहाँ खतरा है। इसलिए यहाँ सेंड्री अट्रियस के लिए एक चाबी दे देता है, कहता है कि अगर तू कभी भी मुसीबत में फंसे तो इसे जमीन पे फेंक करके एक मंत्र बोल देना और तू वापस घर होगा चुटकी बजाते ही। अट्रियस यहाँ उस चाबी को ले लेता है और वापस एसगार्ड की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ अट्रियस वापस एसगार्ड जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसे एंगरबोड़ा मिलती है। तब एंगरबोड़ा को अट्रियस बताता है कि मैं वापस से एसगार्ड जा रहा हूँ, लेकिन मैं ओडिन का इस्तेमाल करूंगा। या एंगरबोड़ा कहती है सच में तू उसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मुझे तो भविष्यवाणी सही होती हुई नजर आ रही है कि तू ओडिन की गुलामी करेगा और तेरा पिता मरेगा। यहाँ अट्रियस भी इस प्रोफेसी से डर रहा था, क्योंकि अभी तक वही होता आ रहा था जो प्रोफेसी में लिखा हुआ था। चाहे क्रेटोस और अट्रियस कितना ही अपनी किस्मत से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं भाग पा रहे थे। जैसे तैसे इन दी एंड वही काम हो जा रहा था जो लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ अट्रियस अब रुकने वाला नहीं था, वो एसगार्ड के लिए निकल जाता है। यहाँ अट्रियस ओडिन के पास पहुँचता है। तब ओडिन अट्रियस को बताता है कि किसी ने हेमडाल को मार दिया है और वो अट्रियस से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन अट्रियस उससे कह देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब ओडिन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, क्या तुम मास्क का अगला टुकड़ा ढूंढने के लिए तैयार हो? और अगर तैयार हो तो थॉर को बुला लाओ, तुम्हारे साथ फिर से वो इस जर्नी पे जाएगा। अट्रियस थ्रूड के साथ मिलकर के थॉर को ढूंढने के लिए जाता है। तब हम देखते हैं कि थॉर ने बहुत ज्यादा पी रखी थी और यहाँ उसने थ्रूड और अपनी वाइफ से किया हुआ वादा भी तोड़ दिया था, फिर से शराब ना पीने का। Grandfather treated you like crap. You were struggling. I get it. But you can't just... We're here for you. Mom and I are here for you. लेकिन अट्रियस जैसे तैसे थॉर को राजी कर लेता है और वो दोनों ही आखिरी मास्क का टुकड़ा ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ थॉर और अट्रियस फाइनली वो मास्क का टुकड़ा ढूंढ लेते हैं और उस मास्क को कंप्लीट कर देते हैं। तभी यहाँ पे ओडिन आ जाता है और लोकी को बधाइयाँ देने लगता है, यानी कि अट्रियस को बधाइयाँ देने लगता है। तभी यहाँ पे सिफ भी आ जाती है और वो ओडिन से कहती है कि अट्रियस के पिता ने ही हेमडाल को मारा है। और वो यहाँ ओडिन से कहती है कि तुमने वादा किया था कि किसी भी एसियर भगवान का अब खून नहीं बहेगा, लेकिन ये वादा टूट गया। अब इस अट्रियस का क्या करना है? लेकिन यहाँ ओडिन फिर भी अट्रियस की साइड लेता है। वो कहता है कि अट्रियस ने हेमडाल को नहीं मारा, बल्कि उसके पिता ने मारा था। अब यहाँ सिफ की दाल ओडिन के आगे नहीं गल रही थी, इसलिए वो थॉर के पास जाती है और वो थॉर से कहती है कि क्या तुम्हें देख नहीं रहा कि क्या चल रहा है यहाँ पे? ओडिन को हमारी परवाह नहीं है, उसे किसी की परवाह नहीं है, वो बस अपने स्वार्थ पूरा करना चाहता है। इस अट्रियस ने और इसके पिता ने हमारे दोनों बेटों को मारा था, यही हमारे परिवार में इस खलबली का कारण है। अब ये सुनते ही थॉर अट्रियस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अट्रियस के पास वो चाबी थी जो सिंड्री ने उसे दी थी। अट्रियस सही टाइम पे उसका इस्तेमाल करके वहां से भाग निकलता है और उस मास्क को भी अपने साथ ले आता है जो अभी ओडिन को हर कीमत पे चाहिए था। यहाँ अट्रियस उस मास्क को यहाँ टेबल पे ला के रख देता है। तब टियर कहता है कि अगर तुमने इस
इस मास्क का इस्तेमाल उस नॉलेज को पाने के लिए नहीं किया तो तुमने केवल एक गड़बड़ कर दी है कि तुमने ओडिन का सबसे प्यारा खजाना चुरा लिया है, खासकर कि तब जब तुम्हारे पिता ने उसके सबसे वफादार सेवक को मार दिया है। तो अब यहाँ पे ओडिन हम लोगों के पीछे जरूर आएगा। टियर कहता है कि हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हमें बस छुप करके एसगार्ड जाना चाहिए। तभी सिंड्री कहता है कि हमें एसगार्ड में जाने का कोई रास्ता नहीं है, हम वहाँ पे नहीं जा सकते। टियर कहता है नहीं, एक रास्ता है, एक सीक्रेट रास्ता है जिसके रास्ते से हम जा सकते हैं। हम वहाँ जाकर के इस मास्क का इस्तेमाल करेंगे और तब पूरी नॉलेज इकट्ठा कर लेंगे। अट्रियस कहता है हम इतनी नॉलेज के साथ ना जाने कितने ही रास्ते निकाल लेंगे सब कुछ रोकने के लिए और किसी को मरने की जरूरत नहीं है। टियर कहता है ठीक है, तो मैं हम सबको एसगार्ड लेकर के जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ब्रॉक को टियर के ऊपर शक हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुझे रास्ता पता ही था एसगार्ड जाने का तो तुमने अभी तक हमारे लिए क्यों नहीं बताया था? हम बहुत पहले अट्रियस को वहां से लेने जा सकते थे, हम बहुत कुछ कर सकते थे अगर तुम हमारे लिए एसगार्ड का रास्ता बता देते। यहाँ ब्रॉक को कहीं ना कहीं टियर के ऊपर शक हो जाता है और वो उसे उस मास्क को ले जाने से रोकने की कोशिश करता है। तभी हमारे सामने कुछ ऐसा आता है जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। I still want to hear the details on this new way to Asgard you got. Spill it! It's an ancient path. We can't reach it from here. Where then? Let me collect my things and I'll show you. You ain't got no things. And where are you going with that mask, Brock? That belongs to the kid. He earned it. All you done was make passable dirt soup. Brock, it's okay. No, it ain't. This ain't right. All the pieces ain't welding together true. Like, what's with him calling you Loki anyway? You know that ain't his name. Hey! I'm talking to you! You never Shut up! All the things. Odin. Let go of the boy and face me! Tell your brother to throw me the mask and you've got a deal. Stop moving. Freya, if he dies... Now. Wasn't part of the plan, but if he dies, we are square for Heimdall. And honestly, you got a bargain. I will kill you. Plan on that. So nice spending time with you again. Freya, please. Can't be in two places at once, Frigg. Hey! I don't move, you don't move. Don't do anything you'll regret. I regret many things. Killing you will not be one of them. Son! I am in control here! Throw me the mask! Now! Too bad, son. Looks like war after all. यहाँ मरते टाइम ब्रॉक सिंड्री से कहता है कि मुझे मालूम है तुमने मेरी आत्मा के साथ क्या किया था और मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अब मुझे जाने दो। यहाँ हम देखते हैं कि जो मास्क था वो भी ओडिन के साथ से यहीं रह गया है, वो मास्क को ले जा नहीं पाया है और इधर सिंड्री भी ब्रॉक की बॉडी को लेकर के वहाँ से कहीं गायब हो चुका है। तब यहाँ पे मिमिर पूछता है कि अब आखिर हमें क्या करना चाहिए। फ्रेया कहती है अब हम सभी जगह से सभी दुनियाओं में से आर्मी खड़ी करेंगे और ओडिन के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन यहाँ क्रेटोस अट्रियस से कहता है कि अब हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, हम अब यहाँ से जा रहे हैं। और क्रेटोस यहाँ उस गैलोहॉर्न को फ्रेया के लिए दे देता है और आगे बढ़ जाता है अट्रियस को लेकर के। रास्ते में क्रेटोस अट्रियस से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे अट्रियस सभी चीजों में अपनी गलती मान रहा था। वो कह रहा था कि अगर मैंने कभी टियर को आजाद कराने की जिद ना पाली होती तो ओडिन कभी भी इतना करीब आ ही नहीं पाता और ये जो ब्रॉक है इसकी मौत मेरे हाथों पे है। लेकिन क्रेटोस यहाँ बार बार अट्रियस को समझा रहा था। तभी क्रेटोस को समझ में आ जाता है कि वहाँ से भाग के आना कोई समाधान नहीं था, बल्कि अब तो युद्ध होना ही है। तो क्यों ना अब इस युद्ध को ठीक से खत्म किया जाए। Everywhere I look, I'm reminded of my mistakes. Our actions have consequences. To be reminded of them is not punishment. और तब वो यहाँ अट्रियस से कहता है कि चलो अब हमें फ्रेया से बात करनी चाहिए। यहाँ क्रेटोस वापस से
फ्रेया के पास आता है और फ्रेया यहाँ क्रेटोस से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ हो। क्रेटोस कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब यहाँ पे फ्रेया क्रेटोस के लिए अपना प्लान बताती है कि हम लोग टीयर के मंदिर के होते हुए यहाँ एसगार्ड में हमला करेंगे, लेकिन हमें सेनाएं चाहिए होंगी और इस सेना के लिए हमें अलग अलग रेल्म्स में जा करके लोगों को एकत्रित करना होगा। तब यहाँ पे हेल्सविनी कहता है ठीक है, तो अगर सेना चाहिए तो मैं हेलहाइम में जाऊंगा और मुर्दों की सेना को राजी करूंगा इस युद्ध में हमारा साथ देने के लिए। फ्रेयर कहता है मैं एल्फहाइम जाऊंगा और डार्क एल्व्स और लाइट एल्व्स को तैयार करूंगा कि वो आपस का युद्ध भूल जाएं और ओडिन के खिलाफ युद्ध में हमारा साथ दें। फ्रेया कहती है ठीक है, तो फिर मैं वेनाहाइम जाऊंगी और वहां पे लोगों को इकट्ठा करूंगी इस युद्ध के लिए। तब यहाँ पे मिमिर और क्रेटोस कहते हैं कि मिडगार्ड की कोई आर्मी नहीं है, ना ही निफिलहाइम की और ना ही योटनहाइम की। अब बच गया सोर्टलफाइम जहाँ पे सभी के सभी डॉर्फ्स रहते हैं। तभी ऊपर से सिंड्री बोलता है ठीक है, तो सोर्टलफाइम मैं जाऊंगा और डॉर्फ्स की आर्मी को मैं लेके आऊंगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक समस्या थी कि चाहे ये लोग कितनी ही आर्मीज को लेकर के ओडिन के ऊपर हमला क्यों ना करें, लेकिन एसगार्ड की दीवारें बहुत मजबूत हैं, ये उन्हें इतने आसानी से नहीं तोड़ सकते थे। इसके लिए उन्हें जरूरत होनी थी रैग्नारोक की, और रैग्नारोक तभी आ सकता था जब सर्टर अपनी वाइफ के साथ मिले और वो बड़ा सा मॉन्स्टर बने जिसका नाम होगा रैग्नारोक। वही इन दीवारों को गिरा सकता था, जिसकी मदद से अभी क्रेटोस और अट्रियस ओडिन तक पहुंच सकते थे और उसे खत्म कर सकते थे। इसलिए यहाँ पे अभी क्रेटोस और अट्रियस सर्टर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं जिससे कि वो रैग्नारोक ला सकें। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस फाइनली सर्टर तक पहुंच जाते हैं। तब वो लोग सर्टर से कहते हैं कि हमें रैग्नारोक की जरूरत है, ओडिन को हराना होगा। सर्टर कहता है कि हाँ ये जरूरी है, ओडिन को हराना होगा, उसने सभी दुनियाओं को बहुत तकलीफ पहुंचा ली है, उसका मरना जरूरी है, लेकिन मैं उसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं रैग्नारोक में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तब वो बताता है कि मेरी जो वाइफ है, अगर मैं उसके साथ जाकर के मिला तो हम दोनों मारे जाएंगे और एक बहुत बड़ा जायंट पैदा होगा, लेकिन मैं चाहे जो कर लूं अपनी वाइफ को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए तुम्हें मेरी मदद के बगैर ही आगे बढ़ना होगा। अट्रियस कहता है अभी भी तो तुम एक दूसरे से दूर ही रह रहे हो, तो आखिर तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है जीने के लिए, जैसा कि तुम्हारी हालत हो रही है। तब सर्टर बताता है हम एक दूसरे से दूर हैं लेकिन एक दूसरे के करीब हैं। तब हमें पता लगता है कि सर्टर ने अपनी वाइफ का दिल अपने सीने में रख रखा है और अपना दिल अपनी वाइफ के सीने में रख रखा है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर रह के भी एक दूसरे के करीब हैं। क्रेटोस यहाँ इन दोनों के प्यार के बीच में टांग नहीं अड़ाना चाह रहा था, इसलिए वो यहाँ से लौटने की कोशिश करता है। तब सर्टर को क्रेटोस के पीछे लटके हुए ब्लेड ऑफ केओस दिखते हैं। सर्टर देखता है उन ब्लेड ऑफ केओस को और कहता है कि इन ब्लेड्स की मदद से काम हो सकता है, इन ब्लेड्स की मदद से रैग्नारोक आ सकता है। तब सर्टर बताता है कि ये जो ब्लेड्स हैं इनमें जो आग की ताकत है ये प्राइमोडियल है और उसी तरीके से मेरी वाइफ और मेरी शक्तियां भी प्राइमोडियल हैं। अगर इन ब्लेड्स की ताकत को और मेरी वाइफ के दिल को एक साथ मिला दिया जाए तो तुम्हें रैग्नारोक मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम्हें रैग्नारोक अगर नहीं भी मिलता है ये करने से तो तुम मेरी वाइफ को अकेला छोड़ दोगे, उसके पीछे तुम नहीं जाओगे। क्रेटोस यहाँ सर्टर से वादा करता है। अब यहाँ सर्टर क्रेटोस को अपने साथ ले जाता है जहां वो रैग्नारोक में बदल सकता था। अब यहाँ आने के बाद सर्टर क्रेटोस के ब्लेड ऑफ केओस को तैयार कर देता है रैग्नारोक के लिए और यहाँ क्रेटोस उसकी वाइफ के दिल पे अपने ब्लेड ऑफ केओस चला देता है, जिसकी वजह से यहाँ सर्टर अब रैग्नारोक में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुका था और वो उस पहाड़ी से गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि दो वेलकरीज जिन्हें की ओडिन ने भेजा था वो क्रेटोस के ऊपर हमला कर देती हैं, क्योंकि ओडिन को कहीं ना कहीं पता था कि अभी ये सब लोग रैग्नारोक लाने की कोशिश करेंगे और ओडिन ये रिस्क नहीं ले सकता था। इस वजह से उसने वेलकरीज को भेजा था क्रेटोस और अट्रियस को मारने के लिए, लेकिन क्रेटोस और अट्रियस उन वेलकरीज को ही खत्म कर देते हैं। Get away from him!
अब यहाँ क्रेटोस और अट्रियस रैग्नारोक की तैयारी करने के बाद वापस अपने कैंप पे आते हैं। वहाँ उन्हें पता लगता है कि सभी लोग आर्मीज को इकट्ठा करने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन सिंड्री का कोई जवाब नहीं आया है। डॉग्स की आर्मी यहाँ लड़ने के लिए आने भी वाली है या नहीं, इसका कुछ नहीं पता है। यहाँ क्रेटोस फ्रेया से कहता है कि तुम्हें इन आर्मीज को लीड करना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ की रानी रह चुकी हो, एसगार्ड की रानी रह चुकी हो, तुम्हें युद्ध अच्छे से आता है। लेकिन यहाँ फ्रेया कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा ये हक है या सम्मान है या क्या है, मुझे बस ये युद्ध जीतना है। और युद्ध जीतने के लिए हमें एक ऐसे जनरल की जरूरत होगी जिसने बहुत से युद्ध जीते हों, जिसने बहुत से भगवानों को मारा हो, जिसे इस सब का एक्सपीरियंस हो। इसलिए यहाँ फ्रेया अब चाहती है कि क्रेटोस इन आर्मीज का जनरल बने। क्रेटोस उससे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेया कहती है अभी जवाब मत दो, अभी सो जाओ, सुबह मेरे लिए इस बात का जवाब देना। और यहाँ अब सभी लोग अपने अपने कैंप्स में जा करके सो जाते हैं, युद्ध से पहले की आखिरी नींद। अब यहाँ पे जैसे ही दूसरी सुबह होती है, तब यहाँ क्रेटोस फ्रेया का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है अगर तुम सब लोगों की यही मर्जी है तो हाँ, मैं इन सभी दुनियाओं की आर्मीज को लीड करूंगा, मैं तुम्हारा जनरल बनूंगा। और यहाँ क्रेटोस एक खतरनाक सी स्पीच दे करके गैलोहॉर्न को बजा देता है और अब इस गैलोहॉर्न की वजह से रैग्नारोक भी एसगार्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। I came to these lands to escape my past, to start a new life. I can hide no longer. I do not want this war. We have suffered enough. Prophecy did not lead us here, nor will it win this battle. Wars are won by those that are willing to sacrifice everything. If that is the cost of vengeance, so be it. Odin has taken so much from us already. The realms have suffered enough, no matter the cost. This ends today. If going out in a blaze of glory means that Odin burns too, that's where I'll be. A big, fat smile on my face. For Brock. Ready yourselves. अब हम यहाँ एसगार्ड में आते ही देखते हैं कि सभी की सभी दुनियाओं के योद्धाओं ने, सभी की सभी दुनियाओं की सेना ने एसगार्ड पे बहुत भयानक तरीके से हमला कर दिया है बिना रोक टोक के। लेकिन यहाँ ओडिन उन टावर्स को तोड़ना चाह रहा था जिन टावर्स से होकर के ये सभी आर्मीज यहाँ आ रही थी। तो यहाँ पे अब क्रेटोस और अट्रियस के सामने यही चुनौती थी कि वो लोग इन वॉर मशीन्स को तोड़ दें, जिनकी मदद से अभी ओडिन लोगों को यहाँ आने से पहले ना रोक पाए। यहाँ हमें एक बात और पता लगती है कि जो हमें इनग्रिड नाम की तलवार गेम के शुरू में दिखाई गई थी अट्रियस के पास में, वो किसी और की नहीं बल्कि फ्रेयर की थी। जी हाँ, वो फ्रेयर की वफादार थी। और जैसे ही फ्रेयर यहाँ एसगार्ड में आता है, वो तलवार बहुत जल्दी उड़ करके फ्रेयर के पास आ जाती है, अपने असली मास्टर के पास आ जाती है। यहाँ क्रेटोस
अट्रियस और बाकी के सभी लोग अब रैग्नारोक में सब कुछ तबाह करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या थी कि रैग्नारोक अभी तक यहाँ पे आके नहीं पहुंचा था और बिना रैग्नारोक के क्रेटोस और उसकी आर्मी यहाँ घुटने टेक देने वाली थी। प्लस यहाँ पे सॉर्टलफाइम की आर्मी भी नहीं आई थी। जी हाँ, डॉग्स की आर्मी भी यहाँ उन लोगों की मदद करने के लिए नहीं आई थी, ना ही सिंड्री ने कोई जवाब दिया था। तभी हम देखते हैं कि क्रेटोस और अट्रियस की मदद करने के लिए वहाँ पे उनके ऐसे दोस्त भी आ चुके थे जो उन्होंने अपनी जर्नी के बीच में बनाए थे, लाइक स्कॉल एंड हार्टी जो 2 भेड़िए थे वो, फेनरियर जो जाइंट भेड़िया था वो, और वर्ल्ड सरपेंट। लेकिन ये वो वर्ल्ड सरपेंट नहीं था जो मिडगार्ड में था, बल्कि ये वो वर्ल्ड सरपेंट था जिसे कि अट्रियस ने बनाया था, एक जाइंट की आत्मा को उस सांप के शरीर में डाल के बनाया था। तो हाँ, ये जवान वाला वर्ल्ड सरपेंट था जो अभी थॉर से लड़ करके उसका ध्यान बटा रहा था, थॉर को कम से कम तबाही मचाने से रोक रहा था। तभी यहाँ पे क्रेटोस और अट्रियस आगे बढ़ रहे थे, तब वो देखते हैं कि रैग्नारोक अब यहाँ आकर के पहुंच चुका है। यहाँ पे क्रेटोस फाइनली सिंड्री से मिलता है। सिंड्री कहता है कि यहाँ पे कोई भी सॉर्टलफाइम की आर्मी नहीं आएगी, कोई और डॉर्व अब तुम्हारी जंग में नहीं मरेगा, मैं अकेला ही काफी हूँ। तब हम देखते हैं कि सिंड्री ने उन वॉर मशीन्स को अकेले ही तोड़ दिया है जो उन टावर्स को यहाँ तबाह कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन वॉर मशीन्स के साथ उसने कई सारे बेगुनाह लोगों को भी मार दिया था। अट्रियस यहाँ पे अपने दिल को बंद करने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि उसके पिता ने सिखाया था कि किसी की तड़प को महसूस मत करो, किसी के दर्द को महसूस मत करो। लेकिन यहाँ क्रेटोस समझ चुका था कि अगर मैं अट्रियस को ऐसा ही सिखाता रहा तो कहीं ना कहीं वो वही बन जाएगा जो क्रेटोस कभी था। इसलिए यहाँ पे अब वक्त था कि क्रेटोस अट्रियस को वो सीख दे जो उसकी माँ ने दी थी कि अपना दिल सबके लिए खोलो। यहाँ क्रेटोस एक सिग्नल दे करके सभी को अपने पास बुलाता है। तब क्रेटोस उन सभी से कहता है कि हम ये युद्ध जीतेंगे, हम इस युद्ध में ओडिन को मारेंगे, लेकिन हम बदले की आग में पागल नहीं होंगे। What are you doing? Son, listen closely. You feel their pain because that is who you are. And you must never sacrifice that. Never. Not for anyone. I was wrong, Atreus. I was wrong. Open your heart. Open your heart to their suffering. That is your mother's wish. And mine as well. Today's. Today, we will be better. But what can we do? See the size of that thing? I think we're gonna win. I mean, if they don't kill us first. Why have you stopped? Ragnarok is here. We finally have Odin right where we will stop Odin. But we did not come to sacrifice the innocent. इसलिए वो अपनी टीम की एक टुकड़ी से कहता है कि तुम सभी लोग इन इंसानों को मिडगार्ड में लेकर के जाओ, इनकी कोई गलती नहीं है, ये योद्धा नहीं है, इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाओ और हम एसगार्ड की दीवारों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि रैग्नारोक अब आगे बढ़ता चला रहा था, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा था जिससे पहले रैग्नारोक यहाँ इन मासूम लोगों को और एसगार्ड को तबाह कर देने वाला था। इसलिए यहाँ पे क्रेटोस दूसरी टुकड़ी से कहता है कि तुम जाकर के रैग्नारोक को धीमा करो, उसे थोड़ा रोकने की कोशिश करो। अट्रियस और मैं अब जा रहे हैं एसगार्ड की दीवारों को गिराने के लिए। फ्रेया कहती है कि ये तो आत्महत्या होगी, तुम दोनों अकेले कभी भी वहां से ये सब नहीं कर पाओगे। लेकिन क्रेटोस कहता है कि अगर यही होना है तो यही सही। It may be. But we will die seeking justice, not vengeance. और यहाँ वो सभी लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। क्रेटोस और अट्रियस भी आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी एक दीवार गिर जाती है। तभी क्रेटोस उस दीवार को संभालता है और अट्रियस को आगे बढ़ने के लिए कहता है। यहाँ अट्रियस की मुलाकात आगे चलने पे थ्रूड से होती है। तब थ्रूड यहाँ अट्रियस के ऊपर
अपने हथियार तान लेती है और कहती है कि तुम ही थे जिसने हमेशा से हमारे परिवार में आग लगाई है। तुमने मेरे भाइयों को मार दिया और अब रैग्नारोक को हमारे घर तक ले आए। लेकिन यहाँ अट्रियस थ्रूड को समझाने की कोशिश करता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस ओडिन को पहुंचाना चाहता हूँ। क्योंकि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि उसने आखिर क्या किया है? उसने इन बेगुनाह लोगों को जानबूझ करके ऐसी जगह रखा है कि अगर रैग्नारोक आए तो पहले ये बेगुनाह मरे, क्योंकि वो इनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे काम में लेना चाहता है। इनकी मौत से वो हमें थोड़ा धीमा करना चाहता है, वो बस इतना ही इनको समझता है। लेकिन थ्रूड उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी थ्रूड की माँ आती है और वो थ्रूड को समझाती है कि अट्रियस चाहे जो भी हो, लेकिन वो सच बोल रहा है। तुम्हारे दादाजी किसी की परवाह नहीं करते, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। थ्रूड यहाँ मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फाइनली उसकी माँ उसे समझा लेती है और कहती है कि तुम जाओ अट्रियस के साथ, अपने पिता को समझाओ कि इनसे ना लड़ें, ओडिन को मर जाने दो, हम अपना परिवार फिर से एक नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे थ्रूड और अट्रियस वापस से दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों अब क्रेटोस के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्रेटोस और अट्रियस जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि थॉर ने वही किया जो भविष्यवाणी में लिखा था। उसने योर्मनगेंडर को यानी वर्ल्ड सरपेंट को इतने जोर से मारा कि वो वक्त में पीछे पहुंच गया था, उसी वक्त जब योर्मनगेंडर क्रेटोस और अट्रियस को पहली बार मिला था। अब यहाँ क्रेटोस सभी से कह देता है कि तुम लोग रैग्नारोक को रोकने की कोशिश करो और थ्रूड और अट्रियस को भी वो दूर भेज देता है और कहता है कि ये लड़ाई मेरी है। तभी हम देखते हैं कि थॉर ने क्रेटोस के ऊपर हमला कर दिया है। क्रेटोस यहाँ लड़ते टाइम थॉर को समझाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन थॉर उसकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, वो तो बस उससे लड़े जा रहा था। लेकिन फाइनली क्रेटोस थॉर को हरा देता है और उसे अच्छे से समझा देता है कि उन्हें बेहतर क्यों बनना है। Fuck are you waiting for? Your daughter. My son calls her friend. If you try to hurt her... I would not. Don't you know what I've done? Yes! But what will you do now? We don't change. Or destroy us. No more. No more. For the sake of our children, we must be better. तभी यहाँ पे ओडिन आ जाता है और थॉर से कहने लगता है कि तुम आखिर इसको मार क्यों नहीं रहे हो? तुम दिमाग नहीं चलाते, तुम बात भी नहीं करते, तुम बस मेरी बात मानते हो। जब मैं कह देता हूँ कि किसी को मारो तो तुम बस मार दिया करो, दिमाग मत लगाया करो। तभी यहाँ पे थॉर को रियलाइज होता है कि उसकी वाइफ हमेशा से सही थी। ओडिन किसी की परवाह नहीं करता, किसी की भी नहीं, और इसी वजह से यहाँ थॉर अब क्रेटोस से लड़ने से मना कर देता है और अब यहाँ पे ओडिन अपनी हरामजादगी की हर हद पार कर देता है। And kill who I tell you to kill! No. I didn't want this. I did not want this. Dude, this was all their fault. They've done this to us, to our family. Looks like
अब यहाँ क्रेटोस और अट्रियस ओडिन से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ओडिन उन दोनों को एक स्पेल में बांध देता है और जिससे पहले ओडिन उन्हें मारता तभी फ्रेया वहां आ जाती है और ओडिन के ऊपर उल्टा ही स्पेल लगा देती है। लेकिन यहाँ ओडिन समहाउ उस स्पेल से आजाद हो जाता है। तब हम देखते हैं कि अट्रियस के पास वो मास्क है और अब यहाँ ओडिन अट्रियस से कहता है कि तुम फिर से मेरे साथ मिल जाओ, हम साथ में मिलकर के इस दुनिया के सभी सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, मौत, जिंदगी, सब कुछ। क्रेटोस यहाँ अट्रियस को रोकता नहीं है और कहता है ये तुम्हारी मर्जी है, तुम करो तुम्हें जो करना है। लेकिन यहाँ अट्रियस अब ओडिन के झांसों में आने वाला नहीं था, वो उस मास्क को तोड़ करके फेंक देता है और हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब यहाँ ओडिन इन सभी के ऊपर भड़क जाता है और इन सभी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ क्रेटोस, अट्रियस और फ्रेया तीनों मिलकर के ओडिन को हरा देते हैं। यहाँ अट्रियस ओडिन से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि आपके पास अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर सकते हो, अभी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन ओडिन अट्रियस से मना कर देता है और कहता है मुझे हमेशा जानना होता है कि आगे क्या होने वाला है, मैं कभी नहीं बदलूंगा। और यहाँ अब अट्रियस के सामने कोई और ऑप्शन नहीं था और वो यहाँ ओडिन की आत्मा को एक मार्बल में कैद कर देता है। I have to know what happens next. I will never stop. Why'd you have to say that? Sofna, Apfra, Tesu. Sofna, Hithan. Sofna. 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 यहाँ अट्रियस उस मार्बल को क्रेटोस के लिए और क्रेटोस फ्रेया के लिए दे देता है, लेकिन उनमें से कोई भी इस मार्बल को खत्म करने के लिए नहीं सोच रहा था। वो कहते हैं कि हमने ओडिन के पागलपन को खत्म कर दिया, हमने पूरी की पूरी 9 दुनियाओं को उससे बचा लिया, बस यही मायने रखता है। लेकिन तभी यहाँ सिंड्री आता है और वो ब्रोक का बदला ले लेता है। यहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा कुछ समझ पाते, तभी हम देखते हैं कि रैग्नारोक अब यहाँ तक आ पहुंचा है। यहाँ पे फ्रेया रैग्नारोक को रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी हम देखते हैं कि पीछे से एंगरबोर्डा आ जाती है और वो फेनरियर की मदद से रेल्म को फाड़ करके उन सभी के लिए एक रास्ता दे देती है। तब यहाँ पे फ्रेयर कहता है कि तुम सब यहाँ से निकलो, मैं रैग्नारोक को रोक के रखूंगा। और अब यहाँ पे किसी के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, फ्रेयर को यहाँ अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ती है उन सभी के यहाँ से जिंदा लौटने के लिए। और वो सभी लोग उस रेल्म टीयर में से होकर के, उस छेद में से होकर के वापस मिडगार्ड पहुंच जाते हैं और फ्रेयर यहीं मारा जाता है। अब यहाँ अट्रियस को दूसरे दिन होश आता है मिडगार्ड में। तब हम देखते हैं कि अट्रियस अभी सभी से मिलने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो थ्रूड और सिफ से मिलता है, वो मिमिर से मिलता है, वो जाकर के फ्रेया से मिलता है और फाइनली जाकर के एंगरबोर्डा से भी मिलता है। एंगरबोर्डा अट्रियस से कहती है कि अब वक्त हो चुका है, तुम्हें अपनी किस्मत पूरी करनी होगी, तुम्हें सभी जाइंट्स को ढूंढना होगा और उन्हें एक बेहतर दुनिया देनी होगी। तभी यहाँ पे एंगरबोर्डा क्रेटोस को भी देख लेती है और वो कहती है कि चलो मेरे साथ, मुझे आपके लिए कुछ दिखाना है। तब एंगरबोर्डा क्रेटोस को और अट्रियस को एक श्राइन तक ले जाती है, जो कि असली श्राइन थी, जो कि उसकी माँ की भविष्यवाणी थी, अट्रियस की माँ की। जो भविष्यवाणियां अभी तक हुई थी, जिन्हें हम समझ रहे थे कि जो फेक ही भविष्यवाणियां हैं, वो फेक ही नहीं थी, वो सभी की सभी जाइंट्स की भविष्यवाणियां थी। फेक ही भविष्यवाणियां कुछ अलग थी। फे ने अपने ही लोगों को धोखा दे दिया क्रेटोस और अट्रियस को बचाने के लिए। उसने इन श्राइन्स को वहां योटनहाइम में तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से कभी भी जाइंट्स नहीं जान पाए कि क्रेटोस और अट्रियस आकर के यहाँ पे ये सभी अत्याचारों को खत्म करा देंगे, क्योंकि अगर उन्हें पता लग जाता तो वो कहीं ना कहीं क्रेटोस और अट्रियस की जिंदगी को नर्क कर सकते थे। वो बार बार इन्हें अपने युद्ध में मिलाने के लिए, थॉर और ओडिन से बचाने के लिए बार बार इनको परेशान करते। लेकिन फे ने सब कुछ सोच रखा था, उसने अपने लोगों को धोखा जरूर दिया, लेकिन उन्हें न्याय भी दिलाया। यहाँ क्रेटोस समझ जाता है कि फे की मदद से ही उन्होंने अपनी इस किस्मत को बदला है। अब इस बातचीत के बाद
अट्रियस क्रेटोस से कहता है कि अभी और भी जाइंट्स हैं, मेरे को लगा था सब मारे गए, लेकिन अभी और भी जाइंट्स हैं जिन्हें इस दुनिया में लाया जा सकता है और अब मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना होगा। क्रेटोस भी उसे रोकता नहीं है। It's hard to explain. Does it frighten you? Yeah. That is why you must do it. बस उसे वादा याद दिला करके जाने देता है। Remember our promise. Loki will go. Atreus remains. तभी हम देखते हैं कि एक श्राइन और थी जिसे कि एंगरबोर्ड भी नहीं देख पाई थी, लेकिन क्रेटोस ने देख लिया था। क्रेटोस उस श्राइन को खोलता है, तब वो एक भविष्यवाणी देखता है जो कि थी फे की भविष्यवाणी। अभी तक हमारा फे पे शक हो रहा था कि कहीं उसने अपने लोगों को बचाने के लिए क्रेटोस से झूठे प्यार का नाटक तो नहीं किया था, लेकिन नहीं, उसने क्रेटोस को वो बनाया जो वो होने का सपना भी नहीं देख सकता था। वो था एक असली भगवान जिसे सब प्यार करने वाले थे, जिसकी सब पूजा करने वाले थे, जिसकी सब इज्जत करने वाले थे। यहाँ इस श्राइन में ये भविष्यवाणी देख करके क्रेटोस इमोशनल हो जाता है और हम उसे गॉड ऑफ वॉर की हिस्ट्री में पहली बार इस तरीके से देखते हैं। वो इस चीज से इमोशनल हो जाता है कि ओडिन ने कहा था कि कभी तुझे कोई प्यार नहीं करेगा, कभी कोई तेरी पूजा नहीं करेगा, तुम किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन यहाँ ये सब गलत साबित हो चुका था, क्योंकि अब क्रेटोस की परवाह करने वाले बहुत थे, अब उसे प्यार करने वाले बहुत थे, उसकी पूजा करने वाले भी बहुत थे। What did you see in there, brother? A path. One I had never imagined. अब यहाँ क्रेटोस को समझ में आता है कि उसकी वाइफ ने क्यों कहा था कि अपने दिल को खोल दो इस दुनिया के लिए, जैसे तुमने मेरे लिए अपने दिल को खोल दिया है, और तब तुम्हें जीने की हर वजह मिल जाएगी, क्योंकि वो चाहती थी कि क्रेटोस इन लोगों की मदद करे। अब क्रेटोस भी इस भविष्यवाणी को देख करके समझ गया था कि उसे आगे क्या करना है। वो मिमिर और फ्रेया से कहता है कि तुम मेरे साथ हो, हमें अब बहुत कुछ नया बनाना है, बहुत लोगों का भला करना है। और अब फाइनली क्रेटोस खून, गुस्से और बदले का पुतला नहीं रह गया था, वो प्यार और समझदारी का भी सिंबल बन चुका था, प्यार और समझदारी का प्रतीक बन चुका था। अब यहाँ क्रेटोस बची हुई 8 दुनियाओं में सभी का ध्यान रखने वाला था, उन सभी लोगों का भी ध्यान रखने वाला था जिन्हें वो एसगार्ड से बचा करके यहाँ लाया था। और आखिरकार इतने सालों के बाद क्रेटोस को वो चीज मिल गई जिससे उसे शांति मिल सकती थी, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर 3 की एंड में मैंने तुमसे बोला था कि क्रेटोस शांति की तलाश में आगे बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं मिली थी, कम से कम आज से पहले तो नहीं। लेकिन अब जब उसे अपने लिए एक नया रास्ता मिला है, लोगों की मदद करने का, लोगों का प्यार पाने का, तो उसके लिए ये रास्ता बहुत मायने रखता है। और अब वो फाइनली सभी श्रापों से आजाद हो चुका है। लेकिन अभी एक काम और अधूरा रह गया था, वो था युद्ध में शहीद हुए लोगों की श्रद्धांजलि। यहाँ क्रेटोस ब्रॉक के अंतिम संस्कार में जाता है और ब्रॉक को वो अंतिम संस्कार मिलता है जिसको वो डिजर्व करता है। सो अब ये थी गॉड ऑफ वॉर की कंप्लीट स्टोरी, और एंड में मैं स्टोरी बताते हुए भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया। तुम्हें मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला होगा फाइनल में, जब क्रेटोस के भगवान होने की बात मैंने तुम्हें बताई थी कि वो कैसे अब अच्छा भगवान बनेगा। तो हाँ, लेकिन अब तुम लोगों के लिए बता दूं आगे का क्या प्लान है। मैं अब बहुत लंबे टाइम तक ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करने वाला कि मैं 3-3 महीने तक एक ही सीरीज़ में लगा रहा हूँ। अब बहुत से अलग अलग वीडियोस आएंगे चैनल पे, अलग अलग टॉपिक्स पे। साथ में एक सीरीज़ भी चलाऊंगा मैं अनचार्टेड की, जिसमें मैं इसी तरीके से कंप्लीट डिटेल में उसकी पूरी
स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके बीच बीच में अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग गेम्स पे वीडियोस आती रहेंगी, वो रेगुलर नहीं आएगी, ठीक है। और वैसे भी अनचार्टेड इतना बड़ा है भी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं इस गेम की स्टोरी को लगभग 15-16 वीडियोस में आराम से निपटा दूंगा, लेकिन ये भाई साहब 25 तक पहुंच गई संख्या, और पिछले 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3.5-4 महीने होने को हैं, और ये सीरीज अब जा करके खत्म हुई है। सो यस, अब मैं ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी फिलहाल तो करने के बारे में नहीं सोचने वाला, कम से कम इतनी बड़ी तो नहीं कि 3-3 महीने तक चलती रहे। अब तुम लोगों के लिए एक बात और बता देता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट जो नया गॉड ऑफ वॉर गेम आने वाला है कुछ सालों के बाद, वो गॉड ऑफ वॉर इजिप्ट में बेस्ड होगा। अब हमें ये नहीं मालूम कि वो जो स्टोरी होगी वो प्रीक्वल होगी या सीक्वल होगी। अगर सीक्वल होती है वो स्टोरी, तो मैं इससे आगे डायरेक्ट स्टोरी वीडियो बना दूंगा उस गेम की, तो तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर प्रीक्वल होता है, जैसे कि हमें मालूम है कि क्रेटोस यहाँ नॉर्स माइथोलॉजी में आने से पहले इजिप्ट में गया था, तो अगर उस टाइम की कहानी दिखाई गई तो मैं इसी वीडियोस के बीच में जो है पार्ट्स को ज्वाइंट कर दूंगा प्लेलिस्ट में, तो तुम्हें फिर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो चीज़ अभी 2 से 3 साल बाद या 4 साल बाद आने वाली है, तो उसके बारे में फिलहाल दिमाग नहीं लगाते हैं। और फिलहाल के लिए ये सीरीज, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, इस एपिक जर्नी के साथ, नफरत और गुस्से की कहानी से, प्यार और उम्मीद की कहानी के साथ, परिवार को खोने से शुरू हुई कहानी से परिवार बनाने तक की कहानी के साथ, और एक इंसान से, एक बुरे भगवान से, एक मॉन्स्टर से एक अच्छे भगवान बनने की कहानी के साथ। की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड तोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। हार मान शान या जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।